13 साल पहले ये मुझे मारता। देखिए, मैं मरने ही वाला था या बने रहने का कोई रास्ता ही बाकी नहीं था। कभी कभी था कि मैं 10 मिनट भी और जी पाऊंगा। इस विषय पर इस तरीके से पूरे भरोसे के साथ लिख पाऊंगा ख्याल में भी नहीं आया था। डिप्रेशन यानी अवसाद कह ना उम्मीदी, कोई भविष्य ही दिखाई, सुरंग के आखिरी छोर पर रोशनी दिखाई देती है, पर यहाँ मानो दोनों ही सिरे बंद है। और आप इसके मैं जो कुछ भी अनुभव कर रहा था उसकी तुलना में यदि कुछ कहा कि इस सुरंग के एक सिरे को धमाके कर सकूं। अंततः इस पुस्तक का अस्तित्व इस बात में चालबाजी करता है। ये आपको गलत बातों के लिए विवश करता है, लेकिन डिप्रेशन अपने आप में झूठ नहीं होता। ये मेरे द्वारा भोगा हुआ यथार्थ है। निसंदेह डिप्रेशन अदृश्य होता है। आप आग से गुजर रहे होते हैं और लपटें कोई दिखाई नहीं दे पाती, क्योंकि ये अनदेखा और अस्पष्ट होता है। इसलिए इस स्टिग्मा यानी लांछन का टिके रहना आसान होता है। ये विशेष रूप से अवसादग्रस्त व्यक्ति के लिए अमान्य होता है, क्योंकि ये विचारों को प्रभावित करता है। डिप्रेशन विचारों का रोग है। जब आप अवसादग्रस्त होते हैं तो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और कोई भी नहीं जान पाता कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप इस बात से डरते हैं कि कहीं आपके भीतर चल रही उथल पुथल के कारण लोग आपको पागल नहीं समझ बैठे। आप इस बात से भयभीत हो जाते हैं कि लोग आपसे कहीं किनारा नहीं कर बैठे और आप अपना मुंह सील लेते हैं। इस बारे में कुछ नहीं बोलते, ये शर्मनाक है। डिप्रेशन के बारे में बात करें तो मदद मिलती है। शब्द चाहे बोले गए हों या लिखे गए हों, हम दुनिया से जुड़ते हैं और इसलिए इसके बारे में लोगों से बात करने और लिखने से जहाँ एक दूसरे से जुड़ना आसान होता है, वहीं हमारे वास्तविक स्वर से भी जुड़ने में मदद मिलती है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि हम इंसान हैं। हमारी नस्ल छुपी ढंग की रहने वाली है। अन्य जानवरों के विपरीत हम कपड़े पहनते हैं और बंद दरवाजों के पीछे संतानों को जन्म देते हैं, और हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो हमें शर्म आती है। लेकिन हम डिप्रेशन के बारे में बात करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, और हो सकता है इसके बारे में पढ़कर और लिखकर भी। मेरा विश्वास है, क्योंकि कुछ हद तक पढ़कर और लिखकर ही मैंने अपने भीतर के अंधेरे से मुक्ति पाई थी। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि डिप्रेशन ने मेरे भविष्य के साथ चालबाजी की है, मैं अपने अनुभवों को साझा करने के लिए पुस्तक लिखना चाहता था, ताकि अवसाद और व्यग्रता यानी डिप्रेशन और एंजाइटी से निपटा जा सके। अंततः ये पुस्तक दो काम करना चाहती है। उस लांछन को घटाना चाहती है और संभवतः एक अव्यवहारिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने की न केवल कोशिश बल्कि लोगों को वास्तव में समझाना चाहती है कि घाटी की तलहटी से कभी भी स्पष्ट दृश्य दिखाई नहीं दे सकता। मैंने इस पुस्तक को इसलिए लिखा क्योंकि पुरानी कहावत आज भी सही है, समय हर घाव भर देता है। सुरंग के आखिरी छोर पर रोशनी है, भले ही उसे हम देख नहीं पा रहे हों। निराशा के बादलों के पार आशा की किरण है। कभी कभी शब्द के मुक्तिदाता बन जाते हैं। बढ़ने से पहले एक बात, मन मस्तिष्क निराले होते हैं, वो अनूठे तरीके से गलतियां करते हैं। मेरे दिमाग ने दूसरों से थोड़ा अलग ढंग से गलती की थी। हमारे अनुभव अन्य लोगों के अनुभवों से मेल तो खाते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे ही नहीं होते। डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर और ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसे एक जैसे नामकरण लाभदायक तो हैं, लेकिन तभी जब हम इस बात को स्वीकार करें कि सभी लोगों को इनका एक जैसा ही अनुभव नहीं होता है। हर किसी को डिप्रेशन का अनुभव अलग होगा, दर्द अलग तरह से होगा, उसकी तीव्रता कम ज्यादा हो सकती है और व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। कहते हैं कि यदि दुनिया के लिए कोई सटीक अनुभवों वाली उपयोगी पुस्तकें लिखनी हो तो पठनीय पुस्तक केवल वही बन पाएगी जिसे हम अपने अनुभवों के आधार पर लिखेंगे। डिप्रेशन में जाने का, पैनिक अटैक पड़ने का या फिर खुदकुशी करने जैसी बेचैनी महसूस करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। ये बस बातें हैं। दुर्भाग्यजनक ही है कि ये योग की तरह प्रतिस्पर्धी क्रीड़ा नहीं है, लेकिन इतने वर्षों में मैंने अनुभव किया है कि जो लोग इनसे पीड़ित हुए, ठीक हुए और जिन्होंने अपनी नाउम्मीदी को हराया है, उनके बारे में पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे भीतर आशा जगी और मैं आशा करता हूँ कि ये पुस्तक भी लोगों को उसी तरह आश्वस्त करेगी। गिरना। जिस दिन मेरी मौत हुई, मुझे वो दिन याद है जब मेरे पुराने रूप की मौत हुई। मेरे मन में विचार आए जा रहे थे, कुछ तो गलत हो रहा था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो गलत था क्या। और फिर एक सेकंड या उससे थोड़ा सा ज्यादा समय बीता होगा कि मेरे दिमाग के अंदर अजीब सी सनसनी मचने लगी। मेरी खोपड़ी के पिछले हिस्से में गर्दन के पास ही अनुमस्तिष्क सेरिबेलम में जैविक हलचल होने लगी। संपदन तीव्र फड़फड़ाहट जैसे लगने लगा, मानो कोई तितली अंदर फंस गई हो। साथ में झुनझुनी का भी एहसास होने लगा। मुझे अभी तक पता नहीं था कि डिप्रेशन या एंजाइटी के कारण शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। मैंने सोचा कि बस अब मैं मरने वाला हूँ, और मेरा दिल डूबने लगा और फिर मैं भी डूबने लगा। मैं तेजी से किसी अचेतन भय, क्लॉस्ट्रोफोबिक और घुटन भरी वास्तविकता में घुसने डूबने लगा, और मुझे आधा सामान्य होने में करीब करीब 1 साल का समय लग गया। उस समय तक मुझे डिप्रेशन की ना तो ठीक ठीक समझ थी और ना ही इसके बारे में अधिक जानकारी थी। बस इतना मालूम था कि मेरे जन्म के बाद माँ इससे थोड़े समय के लिए पीड़ित थी और मेरी परदादी ने इसी की वजह से खुदकुशी कर ली थी। बहुत अधिक विचार नहीं किया था। बहरहाल मैं 24 साल का था और स्पेन में इबिजा द्वीप में एक शांत और सुंदर स्थान पर रहता था। सितंबर का महीना था। 6 सालों के विद्यार्थी जीवन और समर जॉब्स के बाद एक पखवाड़े के भीतर मुझे लंदन वापस लौटना था और वास्तविकता का सामना करना था। मैं यथासंभव वयस्क होने टालना जा रहा था, लेकिन अब ये डरावने बादल की शक्ल के रूप में मुझ पर घेरा आया था। एक ऐसा बादल जो अब हटकर मुझ पर बरसने लगा था। दिमाग के बारे में विचित्र बात यह है कि इसके भीतर होने वाली प्रचंड उथल पुथल को आग के अलावा कोई नहीं देख सकता। दुनिया कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाती है, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। आपकी पुतलियां फैल सकती हैं, आप बेतुकी बातें कर सकते हैं, आपकी त्वचा पर पसीना छलक सकता है। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि विला में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये जान पाए कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं किस नर्क में जी रहा था। यह मौत का विचार आखिर मुझे इतना अद्भुत क्यों लग रहा था, उसे ठीक ठीक समझा पाने का भी उनके पास कोई तरीका नहीं था। मैं 3 दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन मैं सोया नहीं था। मेरी प्रेमिका एंड्रिया नियमित अंतराल पर पानी लेकर आती रही या फल देती थी, जिन्हें मैं बड़ी मुश्किल से खा पाता था। खिड़की खुली थी ताकि ताजा हवा अंदर आ सके, लेकिन कमरा गर्म था और उसमें सन्नाटा पसरा था। मुझे याद है कि मैं इस बात पर हैरान था कि मैं जिंदा कैसे हूँ। मैं जानता हूँ कि ये बात अति नाटकीय लग सकती है। डिप्रेशन और एंजाइटी आपके भीतर अति नाटकीय विचारों को ही जन्म देते हैं। बहरहाल मुझे कोई राहत नहीं थी। मैं मर जाना चाहता था। नहीं, ये सही नहीं है। मैं मरना नहीं चाहता था, मैं बस जिंदा नहीं रहना चाहता था। मौत से मुझे डर लगता था, और मौत तो उन लोगों को आती है जो जिंदा होते हैं।
ऐसे तो असंख्य लोग थे जो कभी जीवित ही नहीं रहे। मैं भी उनमें से एक होना चाहता था। वो कालजीय इच्छा, काश जन्म ही ना लिया होता। उस 30 करोड़ शुक्राणुओं में से एक बने रहने की इच्छा जिन्होंने आकार ही नहीं लिया। सामान्य होना कितना बड़ा उपहार था। हम सभी इन तनी हुई रस्सियों पर चल रहे हैं। किसी भी क्षण हम फिसल कर गिर सकते हैं और उन सभी अस्तित्वगत भयावहताओं का सामना कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में निष्क्रिय पड़ी रहती हैं। इस कमरे में ज्यादा कुछ नहीं था। एक बिस्तर था जिस पर बिना डिजाइन वाली एक सफेद रजाई थी और सफेद दीवारें थी। दीवार पर कोई चित्र रहा होगा लेकिन मुझे याद नहीं है। मैं ठीक ठीक याद नहीं कर पा रहा हूँ। बिस्तर के पास एक पुस्तक रखी थी। मैंने उसे एक मर्तबा उठाया फिर वापस रख दिया। मैं कहीं पर एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। अपने इस अनुभव को पूरी तरह से शब्दों में व्यक्त कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि ये शब्दातीत था। सचमुच मैं इसके बारे में ठीक से बता नहीं सकता। इस दर्द के आगे शब्द तुच्छ लग रहे थे। मुझे याद है कि मैं अपनी छोटी बहन फीबी को लेकर चिंतित था। वो ऑस्ट्रेलिया में थी। मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरी सगी बहन भी इसी तरह के विचारों में गुम होगी। मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन जानता था कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। जब हम छोटे थे नॉटिंघमशायर के अपने घर में हमने आपस में संवाद करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि सोते समय हम अपने कमरों के बीच की दीवार पर दस्तक देते थे। मैंने अपने एक गद्दे को थपथपाया और कल्पना की कि वो जहां कहीं भी हो मुझे सुन सकती हो। ठक ठक ठक। मेरे दिमाग में डिप्रेशन या पैनिक डिसऑर्डर जैसे शब्द नहीं थे। अपने हास्यास्पद भोलेपन के चलते मैंने वास्तव में ये नहीं सोचा था कि जो मैं अनुभव कर रहा था वो कुछ ऐसा था जिसे अन्य लोगों ने भी कभी महसूस किया होगा, क्योंकि ये मेरे लिए इतना अलग अनुभव था कि मैंने सोचा इसे ऐसा ही होना चाहिए। एंड्रिया, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक ही होगा सब कुछ। मेरे साथ हो क्या रहा है मैं नहीं जानती, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तीसरे दिन मैंने कमरा छोड़ दिया और विला को भी छोड़ दिया और मैं अपने आप को खत्म करने के लिए बाहर निकल पड़ा। डिप्रेशन को समझना मुश्किल क्यों है? ये अदृश्य है। ये थोड़ा सा उदास होना भर नहीं है। ये गलत शब्द है। डिप्रेशन शब्द मुझे याद दिलाता है कि किसी फ्लैट टायर की जो पंक्चर है और ठहरा हुआ है। हो सकता है डिप्रेशन में एंग्जाइटी को हटा दें तो ऐसा महसूस होता होगा, लेकिन डिप्रेशन यदि आतंक से ग्रस्त डिप्रेशन फ्लैट स्थिर नहीं होता। कवियत्री मेलिसा ब्रॉडर ने एक ट्वीट किया था। किसी बेवकूफ ने इसे अवसाद कहा, ना कि मेरे सीने में निवास करने वाली चमगादड़ जो कि बहुत ज्यादा जगह घेरती है। बस मैं एक छाया देखता हूँ। जब आप इसकी वजह से बेहद बुरी हालत में होते हैं तो हताश होकर किसी और दर्द की इच्छा करने लगते हैं, किसी भी दूसरे शारीरिक दर्द की, क्योंकि दिमाग अनंत है और इसकी यातनाएं भी। इसलिए जब पीड़ा होती है तो वो भी उसी अनुपात में अनंत हो सकती है। आप अवसादग्रस्त हो सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं, जैसे कि आप एक संयमी शराबी हो सकते हैं। इसका हमेशा कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। ये लोगों को प्रभावित कर सकता है, लाखों लोगों को, सुंदर बाल वालों को, खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रहे लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने हाल ही में प्रमोशन पाया है, उन्हें भी, जो टैप डांस कर सकते हैं, ताश का जादू दिखा सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं, जिनकी त्वचा पर कोई दाग धब्बे नहीं है, उन्हें भी, जिनके स्टेटस अपडेट से खुशियां टपकती हैं, जो बाहर से कतई दुखी और परेशान नजर नहीं आते हैं। ये उन लोगों के लिए भी रहस्यमय है जो इससे पीड़ित हैं। एक खूबसूरत नजारा। सूरज प्रखर था। हवा में समुद्र की नमी और चीड़ की महक खुली हुई थी। समुद्र अपनी ही जगह पर चट्टान के ठीक नीचे था और चट्टान का किनारा मुझसे कुछ कदम की दूरी पर था। मुझे लगता है 20 कदम से अधिक नहीं होगा। मुझे अपनी योजना के अनुसार उस दिशा में केवल 21 कदम बढ़ाने थे। मैं मरना चाहता हूँ। मेरे पैरों के पास एक छिपकली थी, असली छिपकली। मुझे लगा कि मेरे लिए कोई फैसला आया है। छिपकलियों के साथ एक बात अच्छी होती है कि वो अपने आप को मारती नहीं है, मुश्किलों में भी जीना जानती है। आप उनकी पूंछ उखाड़ दें तो दूसरी उगा लेती हैं। वो उदासी नहीं उड़ती, वो डिप्रेस नहीं होती, वो हर हाल में जीना चाहती हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी ही विकट या असहाय क्यों ना हो। मैं बस उस छिपकली की तरह बनना चाहता था। विला मेरे पीछे था, एक बेहतरीन जगह। अब तक मैं जहाँ जहाँ रहा उनमें से सबसे अच्छी जगह। मेरे सामने एक शानदार दृश्य था, ऐसा कि जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। निश्चित सफेद समुद्र तट पर किसी फिरोजा मेज पोश की तरह दिखने वाला भव्य भूमध्य सागर, जिस पर हीरे के छोटे छोटे कण बिखरे पड़े थे, जिसकी किनारियों पर हैरत अंगेज चूना पत्थर की सजीली चट्टानी थी। ये हर किसी की सुंदरता की परिभाषा में फिट बैठने वाला दृश्य था, और तब भी संसार का सबसे सुंदर दृश्य। मुझे अपने आप को मार डालने की इच्छा से रोक नहीं पा रहा था। एक आध साल पहले एमए करते समय मैंने मिशेल फूको को बहुत पढ़ा था, विशेष तौर पर मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। इसमें विचार ये था कि पागलपन को पागलपन करने की इजाजत होनी चाहिए। एक भयभीत दमनकारी समाज किसी पर भी बीमार होने का ठप्पा लगाता है, लेकिन ये एक बीमारी थी। ये कोई खपती विचार नहीं था, ये हास्यास्पद भी नहीं था। ये बोर्गेस को पढ़ना या कैप्टर बीफ हार्ट को सुनना या सिगार पीना या किसी विशाल मार्स बार के भ्रम जाल उलझाना नहीं था। ये दर्द था। मैं अभी ठीक था और अचानक ठीक नहीं भी। मैं ठीक नहीं था, इसलिए मैं बीमार था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये समाज विज्ञान के दोषों से भरा था। मैं बस जीना नहीं चाहता, जी नहीं सकता था। ऐसा लगता था कि बहुत हुआ, मुझे अपने आप को खत्म करना ही होगा। मैं वही करने जा रहा था। उधर मेरी प्रेमिका विला में थी, बेखबर, ये सोच रही थी कि मैं थोड़ी खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। मैं अपने कदमों को गिनते हुए आगे बढ़ने लगा, फिर गिनती भूल गया। मेरे दिमाग में उथल पुथल होने लगी। मैंने अपने आप से कहा, ऐसे मत करो। ये मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप से कहा, ऐसा मत करो। मैं चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। मैं बस एक और कदम उठाकर इस एहसास को समाप्त कर सकता था। ये मूर्खतापूर्ण था और इतना ही आसान भी था। एक कदम बनाम जिंदा होने का दर्द। अब सुन ले, यदि आप मानते हो कि कोई डिप्रेशन से घिरा हुआ व्यक्ति खुश होना चाहता है तो आप गलत है। ऐसे इंसान सुख के विलास की कतई परवाह नहीं करते। वो तो बस दर्द से छुटकारा चाहते हैं। अपने दिमाग को विचारों की उसी दहकती ज्वाला और उससे उठते धुएं से बचना चाहते हैं, जो मानो किसी पुरानी संपत्ति को नष्ट करने पर आमादा है। सामान्य होना चाहते हैं या यथासंभव सामान्य होना चाहते हैं।
खाली होना चाहते हैं, और मेरे लिए खाली होना तभी संभव था जब मैं जीना बंद कर दूं। एक में से एक घट जाए तो शून्य हो जाता है, लेकिन वास्तव में ये इतना आसान नहीं था। डिप्रेशन की सबसे अजीब बात यह है कि भले ही आपको मन में आत्महत्या को लेकर बहुत सारे विचार उठते हों, लेकिन मृत्यु का भय तो उसी तरह बना रहता है। फर्क बस इतना होता है कि जीवन का दर्द लगातार बढ़ता जाता है। अतः जब कभी आप किसी की आत्महत्या के बारे में सुने तो ये जानना जरूरी है कि मृत्यु उनके लिए कम डरावनी नहीं रही होगी। नैतिक अर्थों में ये उनकी पसंद नहीं थी, ऐसा समझना गलतफहमी है। मैं वहां पर कुछ देर खड़ा रहा, मरने का साहस जुटा रहा था और फिर जीने की हिम्मत बटोर रहा था। करूं या ना करूं, वहां पर मौत मेरे बहुत नजदीक थी। छटाक भर आतंक और बढ़ता और काम तमाम हो जाता। ऐसी और कोई दुनिया रही होगी जिसमें मैंने ये कदम उठाया, लेकिन ये वो दुनिया तो नहीं है। इसमें तो मेरी एक माँ थी, पिता थे, बहन थी और एक प्रेमिका भी थी। मुझे प्यार करने वाले चारों लोग मेरे आसपास थे। उस पल मैं पागलों की तरह सोच रहा था कि मेरा अपना कोई नहीं है, एक भी इंसान नहीं। यहाँ पर प्यार मुझे फांस रहा था और वो नहीं जानते थे कि मेरी हालत क्या थी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। वो यदि 10 मिनट के लिए मेरे दिमाग में प्रवेश कर पाते तो हो सकता है कि वो कहते, ओह तो वास्तव में ये बात थी, तब तो तुमको कूद जाना चाहिए, तुम्हें इतना दर्द सहन नहीं करना चाहिए, भागो और कूद जाओ, अपनी आंखें बंद करो और बस कूद जाओ। मेरा मतलब ये है कि यदि तुम आगे से घिर रहे थे तो मैं तुम पर कंबल डाल देता, लेकिन आग तो दिखाई ही नहीं दे रही थी। पर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कूद जाओ, या फिर मुझे बंदूक दो ताकि मैं तुम्हें गोली मार दूं, इच्छा मृत्यु। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि आप डिप्रेशन में हैं तो आपका दर्द अदृश्य होता है। साथ ही यदि मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं भयभीत था। यदि मैं नहीं मरा तो क्या होगा? क्या होगा यदि मुझे लकवा मार जाए और मैं जीवन भर के लिए अपाहिज होकर पड़ा रह जाऊं? मुझे लगता है कि यदि हम ध्यान से सुने तो जीवन हमें हमेशा नहीं मरने के कारण देता रहता है। ये कारण हमारे अतीत से उपज सकते हैं, उन लोगों से जिन्होंने हमें पाला पोसा है, या हो सकता है हमारे दोस्त या प्रेमी, या फिर भविष्य से उन संभावनाओं से जिन पर हमने ध्यान नहीं दिया था। और इसलिए मैं जीता रहा। मैंने पीछे मुड़कर विला की ओर देखा और अपने सारे तनाव को झाड़ कर दूर फेंक दिया। इस दौरान संवाद भाग 1। मैं मरना चाहता हूँ, मैं अब। नहीं, तुम मरना नहीं जा रहे हो। मैं तब। जीवन बहुत भयानक है। मैं अब। नहीं, बहुत शानदार है। मुझ पर भरोसा करो। तब। मैं दर्द को सहन नहीं कर सकता। अब। मैं जानता हूँ, पर तुम्हें सहन करना ही होगा। आगे तुम्हारा भला ही होने वाला है। तब क्यों भला? क्या भविष्य में सब कुछ सही होने जा रहा है? अब। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन कभी भी सही नहीं होता और मैं अभी भी समय समय पर डिप्रेस हो जाता हूँ, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति अब बेहतर है। दर्द मुझे अब उतनी बुरी तरह नहीं सताता। मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ। अब मैं खुश हूँ। तूफान को तो गुजर ही जाना है, मुझ पर भरोसा करो। तब। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। अब। क्यों? तब। तुम भविष्य की बात करते हो और मेरा कोई भविष्य नहीं है। अब। मैंने तुमसे कहा ना, गोलियां। मैंने कई दिनों तक ठीक से खाना नहीं खाया था। मैं भूख को महसूस ही नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे बदन और दिमाग में बड़ी अजीब अजीब हरकतें होती रहती थी। एंड्रिया ने कहा कि मुझे खाना चाहिए। वो फ्रिज में डॉन सिमोन गैस्पाचो, स्पेन में ये फ्रूट जूस की तरह बिकता है, का बक्सा निकाल लाई। ढक्कन खोलकर मेरे हाथ में थमाते हुए उसने कहा, इसे पी लो। मैंने एक घूंट भरा। उसका स्वाद चखते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना भूखा था। मैंने थोड़ा और पी लिया। शायद मैंने आधा बक्सा तो खाली ही कर दिया था। मैं इतना पी गया कि मुझे बाहर जाकर उसकी उल्टी करनी पड़ी। देखा जाए तो डॉन सिमोज गिस्पाचो को पीने के बाद उल्टी करना दुनिया में कहीं भी किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं माना जा सकता। लेकिन एंड्रिया कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा, हे भगवान, अब हमें जाना ही होगा। मैंने पूछा, कहाँ? मेडिकल सेंटर में। मैं बोला, वो मुझे गोलियां खाने को कहेंगे और मैं गोलियां नहीं ले सकता। मैट, तुम्हें गोलियों की जरूरत है। अब तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है कि गोलियों के सिवाय कोई चारा नहीं है। हम जा रहे हैं, ठीक है? मुझे याद नहीं कि मैंने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, लेकिन इतना अवश्य याद है कि हम मेडिकल सेंटर में गए और मुझे गोलियां भी दी गई। डॉक्टर ने मेरी हथेलियों को जांचा। वो कांप रही थी। तो ये घबराहट कब से हो रही है? ये तो कभी रुकी ही नहीं। मेरा दिल तो अभी भी तेजी से धड़क रहा है। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। बेचैनी कम ही नहीं हुई थी। लक्षण इसे छिपा नहीं पा रहे थे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बढ़ा रहा था। मैं बड़ी कठिनाई से बोल पा रहा था, ये एड्रेनलिन का असर है, बस, और कुछ नहीं। तुम्हारी सांसों को क्या हाल है? क्या सांस लेने में परेशानी हो रही है? नहीं, बस मेरे दिल का हाल बहुत बुरा है। मेरा मतलब है कि मुझे सांस लेने में ही बेचैनी है, पर सब कुछ ही अजीब सा लगता है। उन्होंने मेरे दिल का हाल महसूस कर लिया। उन्होंने अपने हाथों से उसे महसूस किया। अपनी 2 अंगुलियों मेरे सीने पर दबाई। उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या तुम ड्रग्स लेते हो? नहीं तो क्या कभी ली है? पहले कभी, हाँ, लेकिन इस सप्ताह नहीं। वैसे मैं शराब बहुत पीता था। उन्होंने कहा, वेल वेल वेल, तुमको डायज़ेपाम की जरूरत है। अधिकतम डोज मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। एक ऐसे देश में जहाँ आप डायज़ेपाम को पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन की तरह ओवर द काउंटर आसानी से खरीद सकते हो, ऐसा कहना बड़ा महत्वपूर्ण था। इससे तुम ठीक हो जाओगे, मैं यकीन दिलाता हूँ। मैं वहां लेट गया और कल्पना करने लगा कि दवाइयां असर कर रही हैं। कुछ देर के लिए मेरी घबराहट कम होकर व्यग्रता के स्तर तक पहुंच गई, लेकिन वास्तव में उसी क्षणिक आराम के एहसास ने मेरी घबराहट को और बढ़ा दिया, और ये एक प्रलय थी। मुझे ऐसा लगा मानो इसने मेरे भीतर से सब कुछ बहा लिया, ठीक वैसे ही जैसे ब्रॉडी जॉर्ज के किनारे बैठकर सोच रहा है कि वो शार्क को देख रहा है। मैं वैसे तो वहां पर सोफे पर लेटा हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे कोई खींच रहा है, मानो कोई मुझे वास्तविकता से दूर धकेल रहा हो। कातिल आत्महत्या अब अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई जगहों पर मौत का एक प्रमुख कारण है। 100 में से एक मौत इसी वजह से हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार पेट के कैंसर, यकृत सिरोसिस, आंत के कैंसर, स्तन कैंसर और अल्जाइमर से भी अधिक लोग आत्महत्या के कारण मरते हैं। इस ग्रह पर डिप्रेशन सबसे बड़ी कातिल बीमारियों में से एक है। ये हिंसा के अन्य रूपों, युद्ध, आतंकवाद, घरेलू शोषण, मारपीट, गोलीबारी जैसे अपराधों की तुलना में अधिक लोगों की जान लेता है। हैरतअंगेज बात है कि डिप्रेशन इतनी बुरी बीमारी है कि लोग अपने आप को इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से इसके कारण
दूसरी किसी बीमारी से खुद को नहीं मारते, फिर भी लोग अभी भी नहीं मानते कि डिप्रेशन वास्तव में उतना बुरा है। यदि वो मानते तो जिस तरह से बातें करते हैं नहीं करते। वो बातें जो लोग अवसादग्रस्तों से कहते हैं पर अन्य जीवन घातक परिस्थितियों में नहीं कहते। कम ऑन, मुझे पता है कि आपको टीबी हुई है, लेकिन इससे बदतर भी कुछ हो सकता था। कम से कम इससे किसी की जान तो नहीं गई। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको पेट का कैंसर हुआ है? हाँ, मुझे मालूम है कोलोन कैंसर तकलीफदेह है, पर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने की कोशिश करना चाहते हैं जिसे ये हुआ है। अरे बाप रे, दुस्वप्न। ओह, आप अल्जाइमर्स के बारे में कह रहे हैं? ओह, मुझे इसके बारे में बताएं। मुझे हर समय वैसा ही लगता है। ओह, मेनिंजाइटिस। कम ऑन, दिमाग से शरीर को जीता जा सकता है। हाँ भाई हाँ, आपके पैर में तकलीफ है, लेकिन हर वक्त उसी के बारे में बात करने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? ओके ठीक है, हो सकता है आपका पैराशूट फेल हो गया हो, लेकिन हौसला रखें, आगे बढ़े। नेगेटिव प्लेसिबो, नकारात्मक असर। इलाज मेरे लिए कारगर साबित नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि इसके लिए मैं ही आंशिक रूप से दोषी था। बैड साइंस में बेन गोल्डकेयर ने इशारा किया है, आप प्लेसिबो पर प्रतिक्रिया देते हैं। आपका शरीर आपके दिमाग के साथ खेलता है। आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सही है और निश्चित ही ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। उस अत्यधिक बुरे समय में जब डिप्रेशन 24 घंटे सातों दिन पैनिक डिसऑर्डर के साथ साथ रहता था, मुझे हर बात से भय लगता था। यहाँ तक कि मैं अक्षरशः अपनी परछाई से भी डरता था। यदि मैं किसी चीज जैसे जूते, तकिया या बादल की ओर देर तक देखता तो मुझे उसके भीतर कोई न कोई खोट नजर आने लगती थी। कोई नकारात्मक ताकत जिसकी व्याख्या पुरानी और अंधविश्वासी सदी में मैं शायद शैतान के रूप में करता। लेकिन मैं ड्रग्स या ऐसी किसी चीज, शराब, नींद में कमी, अचानक कोई खबर मिलना, यहाँ तक कि मालिश भी, से सबसे अधिक डरता था जो मेरे दिमागी हालत को बिगाड़ दे। बाद में एंग्जाइटी के हमले जैसे जैसे कम होने लगे, मुझे अक्सर शराब से अत्यधिक आनंद मिलता था। अपने अस्तित्व का नर्म गर्म आरामदेह एहसास अपने पीछे लाने वाले हैंगओवर को भी बुला देता है। महत्वपूर्ण बैठकों के बाद मैं अकेले ही बार में जाकर बैठ जाता था। दोपहर से ही शराब पीने लगता था और इतनी पीता था कि घर को जाने वाली आखिरी ट्रेन भी मुझसे छूट जाती थी। लेकिन वर्ष 1999 में मैं इस अपेक्षाकृत सामान्य व्यवहार पर वापस आने से कोसों दूर था। ये एक अजीब विडंबना है कि उस अवधि के दौरान जब मुझे दिमागी तौर पर बेहतर महसूस करने की आवश्यकता थी, मैं अपने दिमाग का सक्रिय रूप से हस्तक्षेप नहीं चाहता था। इसलिए नहीं कि मैं फिर से अच्छा नहीं होना चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं वास्तव में विश्वास नहीं करता था कि अच्छा महसूस कर पाना संभव है, या बुरा महसूस करने की तुलना में अच्छा महसूस करने की संभावना बहुत कम है। और जो बदतर था वो बहुत भयानक था। अतः मुझे लगता है कि समस्या ये थी कि रिवर्स प्लेसिबो, नकारात्मक प्रभाव, अपना काम कर रहा था। मैं डायज़ेपाम लूंगा और तुरंत घबराने लगूंगा, और घबराहट उसी पल बढ़ जाती जब मुझे लगता कि दवा कोई असर नहीं दिखा रही, भले ही इसका अच्छा असर हो रहा हो। महीनों बाद ऐसी ही एक घटना तब हुई जब मैंने सेंट जॉन्स वर्ट जड़ी बूटी लेना शुरू किया। कुछ हद तक आइबुप्रोफेन के साथ भी हुआ, तो अकेले डायज़ेपाम को दोष नहीं दिया जा सकता, और डायज़ेपाम ही तब सबसे असरकारी दवा थी। फिर भी डायज़ेपाम की वजह से मेरे भीतर जो अलगाव का भाव पैदा होता था, वैसा ही अन्य वजहों से भी होता था। इसलिए मुझे लगता है कि दवा अकेले मेरे लिए ही समस्या का कारण नहीं थी। बिना छतरी के बारिश का एहसास। इलाज एक अत्यंत आकर्षक अवधारणा है, न केवल डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति या दवा दुकान चलाने वाले व्यक्ति के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए। टेलीविजन के हजारों विज्ञापनों के माध्यम से हमारे दिमाग में ये विचार बार बार भर जाता है कि वस्तुओं का सेवन करके हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये चुपचाप दवा निकलने के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है और हमारे और उनके बीच विभाजन करता है, जहाँ हर कोई आराम करते हुए ना समझ बना रह सकता है। मिशेल फूको के शब्दों में, एक ऐसे समाज को सुरक्षित तरीके से नपुंसक बनाया जा रहा है जो मांग करता है कि हम सामान्य बने रहें, चाहे इसकी वजह से हम विक्षिप्त ही क्यों नहीं हो जाएं। लेकिन एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्जाइटी इलाज अब भी मेरे मन में भय भरता है। फ्लुएक्टाइन, वेनलाफेक्सिन, प्रोपेनोनॉल, जोपिक्लोन जैसे नाम आपकी सहायता नहीं करते, बल्कि किसी साई-फाई खलनायक की तरह लगते हैं। मैंने जितनी भी दवाएं ली, उनमें से एकमात्र दवा जिससे मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होता था वो थी नींद की गोलियां। मेरे पास इनका केवल एक पैकेट था, क्योंकि हमने इसे स्पेन से खरीदा था, जहाँ पर दवा दुकानदार सफेद कोट पहनते हैं और डॉक्टरों की तरह ही बात करते हैं। मुझे लगता है कि डॉर्मिडेना कोई ब्रांड था। इन गोलियों ने मुझे सोने में तो मदद नहीं की, लेकिन बिना किसी डर के जागने में अवश्य सहायता की। क्या कहें, मुझे भय से दूर कर दिया। लेकिन मैं ये भी जानता था कि इनकी लत आसानी से लग सकती है, और ये भी कि उनका सेवन नहीं करने का डर उन्हें लेने के डर से आगे निकल सकता है। नींद की गोलियों ने मुझे घर लौटने के लिए पर्याप्त कार्य करने के लिए लायक बना दिया। मुझे स्पेन में अपना आखिरी दिन याद है। मैं टेबल के नजदीक चुपचाप बैठा था। हम जिन लोगों के लिए एक काम कर रहे थे और तकनीकी रूप से जिनके साथ रह रहे थे, ये उनका विला था, लेकिन वो वहाँ कभी कभार ही रहते थे। एंडी और डॉन, एंड्रिया उन्हें समझा रही थी कि हम लोग घर वापस जा रहे थे। एंडी और डॉन अच्छे लोग थे, मैं उन्हें पसंद करता था। वो एंड्रिया और मुझसे उम्र में कुछ बड़े थे, लेकिन हमारे साथ बहुत सहज थे। उन्होंने इबिजा में सबसे बड़ी पार्टी मैन्यू मिशन चलाई, जो कुछ साल पहले मैनचेस्टर के समलैंगिक गांव में एक छोटे से रात्रिकालीन आयोजन के रूप में शुरू हुई थी और आगे स्टूडियो 54 मेड में रूपांतरित हो गई थी। 1999 तक ये क्लब संस्कृति का केंद्र था। केट मॉस, जेट जैगर, अरवाइन ब्लेश, जो पॉल कुल्बी, हैप्पी मंडेज, फुटबॉय स्लिम और ऐसे ही हजारों यूरोपीय क्लबर्स के लिए एक चुंबक जैसा काम करता था। एक समय ये किसी स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन अब ये संगीत और पार्टी करने वाले लोगों की किसी दुस्वप्न की तरह लगता था। परंतु एंडी और डॉन नहीं चाहते थे कि एंड्रिया वहां से जाए। आप यही क्यों नहीं ठहर जाती? मैं ठीक हो जाएंगे, वो ठीक दिख रहे हैं। एंड्रिया ने उन्हें उत्तर दिया, वो ठीक नहीं है, वो बीमार है। मैं कम से कम इबिजा के मापदंडों के मुताबिक ड्रग का नहीं, अल्कोहल का आदी था। एक विद्यार्थी ने, जो बुकोवस्की भक्त था, बॉक्स ऑफिस के बाहर धूप में बैठकर टिकट बेचते हुए इबिजा टापू पर मेरा साथ दिया था। जब मैं शराब पीते, उपन्यास पढ़ते, टिकट बेचने के काम के दौरान मेरी काल नाम के एक जादूगर से दोस्ती हो गई थी।
जिसने मुझे मार्गरेट एटवुडे और नीड्स के बदले में जॉन ग्रिशम के उपन्यास दिए थे, हुए समय बिता रहा था। लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि मैं अपने जीवन में कॉफी से ज्यादा तेज कोई चीज नहीं लूं। निश्चित ही मैं पिछले महीने वीना सोल और वोदका लेमन के कई कई गिलास गटकना नहीं चाहता था। मैं समुचित ब्रेकफास्ट करना चाहता था और थोड़ी सी अच्छी नींद लेना चाहता था। वो बीमार तो दिखाई नहीं देते। डॉन के चेहरे पर अभी भी बीती रात की चमक थी। उसकी चमक ने मुझे परेशान किया। मैंने कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ करे, मैं अधिक बीमार दिखना चाहता था। मैं अपराध बोध से ग्रस्त था। मैंने एक और नींद की गोली ली और फिर दोपहर के डायज़ेपाम का डोज लिया और हम एयरपोर्ट की ओर निकल गए। पार्टी समाप्त हो गई थी। डायज़ेपाम या नींद की गोली लेने के बाद भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि समस्या का समाधान हो रहा है। मैं जैसा बीमार था वैसा ही बना रहा। नींद की गोलियां मेरे दिमाग को धीमा कर रही थी, लेकिन मैं जानता था कि कुछ भी नहीं बदला है। सब कुछ वैसा ही था जैसा कि सालों बाद जब मैंने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया था, तो अक्सर शराब पीकर निचले दर्जे की एंग्जाइटी का सामना कर लेता था, जबकि मैं ये अच्छे से जानता था कि आगे हैंगओवर के साथ ये मेरा इंतजार कर रही है। मैं इस हालत से बाहर आने को अनिच्छुक हूँ और सभी गोलियों के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के लिए कुछ गोलियां कारगर साबित होती हैं। कुछ मामलों में ये दर्द को काफी हद तक कम कर देती हैं, बेहतरी के लिए वास्तव में काम करती हैं। दूसरों के लिए वो एक आंशिक दीर्घकालिक समाधान प्रदान करती हैं। कई लोग इनके बिना नहीं रह सकते। मेरे मामले में डायज़ेपाम के कारण, मानसिक रूप से भ्रमित करने वाली पैनिक अटैक के कारण इतना घबरा गया था कि मैंने वास्तव में आगे अपने डिप्रेशन के लिए सीधे सीधे कुछ नहीं लिया। घबराहट और एंग्जाइटी के बावजूद व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात से खुश था कि मैंने काफी हद तक दवा की सहायता लिए बिना अपने आप को बदल दिया था और महसूस किया कि किसी भी निश्चेतक के बिना दर्द को अनुभव करने का मतलब है कि मुझे अपने दर्द के बारे में अच्छी तरह से पता है और मेरा दिमाग अति सूक्ष्म उतार चढ़ाव के लिए सतर्क हो गया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि मुझमें उन गोलियों के भय से होने वाले पैनिक अटैक से लड़ने का साहस होता तो मेरा दर्द कम हो सकता था। वो ऐसा निर्मम निरंतर बने रहने वाला दर्द था कि उसके बारे में सोचने से भी मेरी सांस उखड़ने लगती है और मेरा दिल बैठ जाता है। मैं महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे किसी कार की पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ जो आंतक के दलदल में धंसती जा रही है। मुझे अपनी सीट ऊपर उठानी पड़ी। मेरा सिर कार की छत से टकरा रहा है। मेरा शरीर खुद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं बेचैन हूँ। दिमाग तेजी से घूम रहा है। अच्छा होता कि उस तरह के आतंक का पता नहीं चलता और अगर कोई गोली सहायता कर सकती थी, यदि मेरे पास उस मानसिक पीड़ा और वास्तव में यही सही शब्द है को घटाने के लिए कुछ होता, तब हो सकता है कि इससे उबरना आसान हो जाता। लेकिन उसे नहीं लेकर मैंने अपने आप से अच्छा सामान जैसे बिठा लिया था। इससे मुझे पता चल गया कि वास्तव में मुझे किस बात से अच्छा लगता है। व्यायाम, धूप, नींद, भावुक बातचीत वगैरह। और इस सतर्कता ने, जिस सतर्कता को मैंने अपने आप जाना, दूसरे लोग जिसे गोलियों के कारण खो देते हैं, उसने अंततः मुझे अपने आप को शून्य से वापस उठ खड़ा होने में मदद की। यदि मैं सुस्त पड़ जाता या सोचता कि दूसरी दवाइयां से मुझे अच्छा लगेगा, तो स्थितियां और कठिन हो जाती। विकासवादी मनोवैज्ञानिक और द डेप्थ्स के लेखक जोनाथन रोटेनबर्ग द्वारा वर्ष 2014 में लिखे गए ये शब्द बड़ी तसल्ली देते हैं। हम डिप्रेशन को बेहतर तरीके से कैसे नियंत्रित कर सकेंगे? किसी जादू भरी गोली की अपेक्षा नहीं करें। चिरकालिक दर्द का इलाज करते जो सबक सीखा वो ये है कि शरीर और दिमाग की आपसी स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं से पार पाना बहुत मुश्किल है। इसके बजाय हमें मनोदशा का अनुसरण करना चाहिए। उन कारणों पर ध्यान देना चाहिए जो मनस्थिति को गर्त में धकेलते हैं। उस दिनचर्या पर विचार करना चाहिए जिसमें अत्यधिक काम और थोड़ी नींद शामिल है। हमें मनोदशा के बारे में व्यापक साक्षरता और जागरूकता के ऐसे साधनों की आवश्यकता है जो मनस्थिति को गर्त में गिरने से बचा सके, इसके पहले की स्थिति चिरकालिक गंभीर रूप धारणा कर ले। इन साधनों में अपनी विचार प्रक्रिया, अपने आसपास के घटनाक्रम, संबंध और अपनी शारीरिक स्थितियों, व्यायाम, दवा या आहार से में परिवर्तन शामिल है। मेरे लक्षण, ये कुछ अन्य बातें थी जो मैंने भी महसूस की, जैसे मेरा प्रतिबिंब किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाता था। मेरी बाहों, हाथों, छाती, गले और मेरे सिर के पीछे के हिस्से में एक प्रकार का झुनझुनी सनसनी का एहसास। भविष्य का विचार करने में भी असमर्थता। वैसे भी मेरा तो कोई भविष्य था ही नहीं। पागल होने का, सबसे अलग कर दिए जाने का डर, स्ट्रेट जैकेट्स में कैद कर दिए जाने का डर, हाइपोकॉन्ड्रिया, बीमारी का डर, एगोरोफोबिया, भीड़ का डर, लगातार भारी खौफ बना रहना, मानसिक थकान, शारीरिक थकान, जैसे मैं किसी काम का नहीं था। छाती में जकड़न और कभी कभी दर्द, जैसे मैं सीधे खड़ा रहूं फिर भी लगे कि गिर रहा हूँ। जोड़ों में दर्द, कभी कभी बोलने में असमर्थता, कहीं खो जाना, पसीना आना, असीम उदासी, यौन कल्पना का विस्तार। मृत्यु का डर अक्सर सेक्स के विचारों के साथ खुद को प्रतिसंतुलित करता है। सबसे कट जाने, किसी और ही वास्तविकता का हिस्सा होने का एहसास, कोई और बन जाने की तीव्र इच्छा, भूख मर जाना। मैंने 6 महीने में लगभग 13 किलोग्राम वजन कम किया। भीतर से कब कभी मैंने इसे आत्मा की झुरझुरी कहा, मानो मुझे पैनिक अटैक होने वाला हो, मानो मैं बहुत कम सांस ले पा रहा हूँ। इंसोम्निया, अनिद्रा, लगातार इन चेतावनी संकेतों के प्रति सचेत रहना। एक, मैं मर जाऊंगा, या दो, मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे चेतावनी संकेतों को खोजना और उन पर भरोसा करना। तेज चलने की इच्छा होना, पूर्वानुभव जैसी अजीब सी अनुभूति। घटनाएं यादों की तरह महसूस हुई, लेकिन वैसा हुआ नहीं था, कम से कम मेरे साथ तो नहीं। अपनी दृष्टि की परिधि व चारों ओर अंधेरा देखना, आंखें बंद करने पर कभी कभी दिखने वाली दुस्वप्न छवियों को नहीं देखने की इच्छा, अपने आप से कुछ समय के लिए बाहर निकल जाने की इच्छा। एक सप्ताह, एक दिन या एक घंटे के लिए, एक सेकंड के लिए ही सही। जिस दौरान मैं इन अजीब अजीब अनुभवों से गुजर रहा था, मुझे लगा कि दुनिया के इतिहास में एकमात्र मैं ही ऐसा इंसान था जिसे ये अनुभव हो रहा था। ये एक पूर्व विकिपीडिया युग था। हालांकि ठीक उसी समय लाखों लोग इन्हीं अनुभवों से गुजर रहे थे। मैं अक्सर अनायास ही अपने दिमाग की कल्पना किसी विशाल और अंधकारमय मशीन के रूप में करता हूँ, जो स्टीम पंक ग्राफिक नॉवल की तरह पाइप, पैडल, लिवर और हाइड्रोलिक से भरी हुई है।
और चिंगारियां, धुआं और शोर छोड़ती हैं। डिप्रेशन के साथ एंग्जाइटी का जुड़ जाना थोड़ा थोड़ा शराब में कोकेन मिलाने जैसा है। ये आपके तमाम अनुभवों को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। यदि आप अवसादग्रस्त हैं तो आपका मन एक दलदल में डूबता जाता है और अपनी लय खो देता है। लेकिन यदि इसमें एंग्जाइटी का साथ हो जाए तो दलदल ही रहता है, पर आप इसमें भंवर भी बनने लगते हैं। इस कीचड़ में रहने वाले राक्षस किन्हीं परिवर्तित मगरमच्छों की भांति अपनी तीव्रतम गति के साथ आपकी ओर बढ़ते हैं। आप लगातार पहरे में रहते हैं। आपके पास एक पल भी नहीं है। आपके पास डर से परे एक भी पल नहीं है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप एक पल के लिए तरस जाते हैं, एक ऐसे पल के लिए जिसमें आप भयभीत नहीं हो रहे हो, लेकिन वो समय कभी नहीं आता। आपको जो बीमारी है वो शरीर के किसी एक हिस्से की बीमारी नहीं है। यदि आपकी पीठ में दर्द है तो आप कह सकते हैं मैं पीठ दर्द से मरा जा रहा हूँ, और आपके दर्द और स्वयं के बीच एक प्रकार का अलगाव होगा। दर्द कुछ अलग होगा। ये हमला करता है और परेशान करता है, और यहाँ तक कि धीरे धीरे आपके अंग को नष्ट करता है। फिर भी ये आपका अंग नहीं होता है। लेकिन डिप्रेशन और एंग्जाइटी के साथ दर्द ऐसा होता है जिसके बारे में आप सोच नहीं पाते, क्योंकि ये विचार होता है। आप अपनी पीठ नहीं है, लेकिन आप अपना विचार अवश्य हैं। यदि आपकी पीठ में दर्द है तो हो सकता है कि बैठने पर अधिक परेशानी हो। यदि आपके मन मस्तिष्क में पीड़ा होती है तो ये सोचने के कारण होती है, और आपको लगता है कि पीछे हटने जैसा कोई वास्तविक सरल समकक्ष नहीं है। यद्यपि अक्सर ये एहसास खुद झूठा होता है। बुरे दिनों का बैंक। जब आप अवसादग्रस्त या व्यग्र यानी डिप्रेस्ड और एंग्शियस होते हैं, घर से बाहर निकलने में असमर्थ होते हैं, सोफे से उठना नहीं चाहते, या डिप्रेशन के अलावा कुछ और सोचना ही नहीं चाहते, ये कष्ट असहनीय हो सकता है। बुरे दिन अलग अलग प्रकार से आते हैं। वो सभी एक जैसे बुरे नहीं होते हैं, और जो वास्तव में बुरे होते हैं, जिन्हें जीना वास्तव में बेहद कठिन होता है, वो भविष्य के लिए लाभदायक होते हैं। आप उन्हें सहज कर रखते हैं, बुरे दिनों का बैंक बनाते हैं। वो दिन जब आपको सुपरमार्केट से भागना पड़ा था, वो दिन जब आप इतने डिप्रेस थे कि आपकी जबान ही नहीं खुल रही थी, वो दिन जब आपने अपने माता पिता को रोने पर मजबूर कर दिया, वो दिन जब आपने अपने आप को किसी चट्टान से नीचे लगभग गिरा ही दिया था। तो यदि आप किसी अन्य बुरे दिन से गुजर रहे हो तो आप कह सकते हैं ठीक है, बुरा दिन तो है, लेकिन मैंने इससे बदतर दिन भी देखे हैं। और तब भी जब आप किसी बदतर दिन के बारे में सोच नहीं सकते, जब आप अब तक का सबसे बदतरीन दिन गुजार रहे हो, आप कम से कम जानते तो हैं कि आपका बैंक मौजूद है और आपने उसमें बुरे दिनों को जमा किया है। डिप्रेशन आपसे क्या कहता है? अरे ओ दुखी आत्मा, हाँ हाँ, तुमसे ही कहा जा रहा है। तुम कर क्या रही हो? तुम बिस्तर से उठने की कोशिश क्यों कर रहे हो भला? तुम नौकरी के लिए आवेदन क्यों दे रहे हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मार्क जकरबर्ग? पड़े रहो बिस्तर में। तुम पागल होने जा रहे हो, वैन गॉग की तरह। तुम अपना कान काट लोगे। तुम रो क्यों रहे हो? कपड़े धोने हैं इसलिए? हे, क्या तुम्हें अपना कुत्ता मर्डॉक याद है? वो मर गया, तुम्हारे दादा दादी की तरह। जिन जिन से तुम अब तक मिले हो वो सभी अगली सदी में मर जाएंगे। हाँ, तुम जिन लोगों को जानते हो वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। बाहर टहल रहे लोगों की तरफ नजर दौड़ाओ, उन्हें देखो, उधर खिड़की से बाहर। तुम उन लोगों की तरह क्यों नहीं बन सकते? वहां पर एक तकिया रखा हुआ है, बस यहीं पड़े रहो और उसकी ओर ताकते रहो। तकियों की अनंत उदासी पर चिंतन करते रहो। पुनश्च मैंने अभी अभी आने वाला कल देखा है, वो तो और भी बुरा है। तथ्य। जब आप किसी ऐसी चीज के चुंगल में फंस जाते हैं जो बहुत असत्य लगती है, तो आप ऐसी किसी भी चीज की तलाश करते हैं जो आपको अपने अस्तित्व का बोध कराती हो। मैं ज्ञान पाने की तरस रहा था, मैं तथ्य चाहता था। मैंने उन्हें सागर में जीवन रक्षक लाइफ बॉयज की तरह देखा, लेकिन आंकड़े बड़ा छल करते हैं। मन में चलने वाली हलचल को अक्सर छिपाया जा सकता है। सचमुच, जब मैं पहली बार बीमार पड़ा तो मैंने सामान्य नजर आने के लिए अपनी बहुत ऊर्जा लगा दी। कोई बीमार है ये लोग अक्सर तभी जानते हैं जब वो उन्हें बताते हैं। डिप्रेशन के साथ अक्सर ऐसा नहीं होता, खास तौर पर यदि आप मर्द हैं। इस बारे में अधिक बातें आगे होंगी। साथ ही समय के साथ साथ तथ्य बदल गए। वास्तव में संपूर्ण अवधारणाएं और शब्द बदल गए। डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं रह गया, वो मेलनकोलिया बन गया, और वर्तमान डिप्रेशन के मुकाबले बहुत कम लोग इसमें पीड़ित होते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था, या ऐसी चीजों के बारे में लोग ज्यादा मुखर हैं? खैर, जो भी हो, अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ तथ्य हैं। आत्महत्या के तथ्य। 35 साल से कम उम्र के पुरुषों में आत्महत्या मृत्यु का प्रमुख कारण है। आत्महत्या की दर व्यापक रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं। मसलन यदि आप ग्रीनलैंड के रहवासी हैं तो आत्महत्या की आशंका ग्रीस में रहने वालों की तुलना में 27 गुना अधिक है। हर साल 1 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, और हर साल 1 से 2 करोड़ के बीच इसकी कोशिश करते हैं। दुनिया भर में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में आत्महत्या का अनुपात 3 गुना अधिक है। डिप्रेशन के तथ्य। 5 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी डिप्रेशन यानी अवसाद का शिकार होना ही पड़ता है। हालांकि शायद इससे अधिक मानसिक बीमारी से पीड़ित होंगे। एंटी डिप्रेसेंट गोलियों की बिक्री हर जगह बढ़ रही है। आइसलैंड में इसका सबसे अधिक सेवन किया जाता है। इसके पीछे पीछे है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम। पुरुषों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाओं को भी अपने जीवन में कम से कम 2 बार डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। यूके में डिप्रेशन के साथ एंग्जाइटी होना आम बीमारी है। इसके बाद एंग्जाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, प्योर खालिस डिप्रेशन, तरह तरह के फोबिया, ईटिंग डिसऑर्डर, ओसीडी और पैनिक डिसऑर्डर का नंबर आता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज तलाशने और इलाज करवाने की संभावना अधिक होती है। यदि किन्हीं जैविक माता पिता में डिप्रेशन की बीमारी का निदान किया गया हो तो उनकी संतान में इसके होने का जोखिम लगभग 40% है। जीवन। पहली बार डायजेपाम टेबलेट लटकने के 7 महीने पहले मैं मध्य लंदन में एक भर्ती एजेंसी के कार्यालय में था। तो आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? भर्ती एजेंट ने मुझसे पूछा। उसका चेहरा ईस्टर द्वीप पर स्थापित किसी मूर्ति की तरह लंबा गंभीर था। मैं नहीं जानता, क्या आप अपने आप को एक सेल्स पर्सन की तरह देखते हैं? हो सकता है। मैं झूठ बोल गया। मैं थोड़े हैंगओवर में था। हम एक पब के बाजू में रहते थे। एक लार्जर के 3 पिंस और 1 या 2 ब्लैक रशियन लेना मेरा नियमित रात्रिकालीन कार्यक्रम था।
मुझे अपने जीवन में क्या करना है इसका मुझे बहुत कम अंदाजा था, लेकिन इतना तो तय था कि सेल्स पर्सन नहीं बनना है। सही कहूँ तो आपके सीवी से आपके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, ग्रेजुएट सीजन नहीं है, तो हम आपके लिए कुछ तलाश सकते हैं। और वो सही था। खतरनाक साक्षात्कारों की लंबी श्रृंखला के बाद मुझे ड्राइडन में जर्नलिस्ट ट्रेड पेपर प्रेस गैजेट में विज्ञापन लाने का काम मिल गया। मुझे यान नामक एक ऑस्ट्रेलियाई सुपरवाइजर की देखरेख में रखा गया था, जिसने मुझे सेल्स के मूल सिद्धांतों के बारे में समझाया। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने एडा के बारे में सुना है? ओपरा? क्या? नहीं। एडा, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। सेल्स कॉल के 4 चरण। आपको ग्राहकों का अटेंशन प्राप्त करना पड़ता है, फिर उनका इंटरेस्ट जानना होता है, फिर कोई एक्शन लेने से पहले उनकी डिजायर जाननी होती है। ठीक है। उसके बाद अचानक उसने मुझे बताया कि मेरा पेनिस बहुत बड़ा है। क्या? देखा, मैंने तुम्हारा ध्यान खींच लिया, तो मुझे अपने पेनिस के बारे में बात करनी होगी। नहीं, ये तो एक उदाहरण था। खिड़की से बाहर क्राइडन के धूसर आसमान की ओर देखते हुए मैंने कहा, समझ गया। वास्तव में मैं इयान के साथ ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे बाकी लड़कों के साथ लंच और एक पिंट के साथ गेम ऑफ पूल में शामिल होने के लिए कहा। वहाँ भेद मजाक, चुटकुले, फुटबॉल और उनकी गर्लफ्रेंड्स को अपमानित करने का सिलसिला चल रहा था। मुझे इससे नफरत थी। चूंकि मैं महज 13 बरस का था, इसलिए मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मेरी और एंड्रिया की योजना कुछ ऐसे प्रबंध करने की थी कि हमें उन गर्मियों में लौट कर इबिजा नहीं जाना पड़े। लेकिन एक लंच ब्रेक के दौरान मैंने अपने भीतर इतना अंधकार महसूस किया, मानो कोई बादल मेरी आत्मा के ऊपर से गुजर गया हो। मुझे सचमुच 1 घंटा और ऐसे लोगों को फोन करना स्वीकार नहीं था जो नहीं चाहते थे कि उन्हें फोन किया जाए। तो मैंने नौकरी छोड़ दी, बस बाहर निकल गया। मैं विफल था, हार मानने वाला। मेरे सामने अब कुछ नहीं था। मैं गर्त में गिरता जा रहा था, एक ऐसी बीमारी के लिए अपने भीतर जगह बनाता जा रहा था जो मुझे अपनी चपेट में लेने के इंतजार में थी, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं था, या कहीं मैं परवाह नहीं कर रहा था। मैं तो बच निकलने की राह खोज रहा था। अनंतता। मनुष्य का जीवन जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक बड़ा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो प्रगति हुई है उससे मालूम होता है कि वास्तव में एक भौतिक शरीर अपने आप में एक ब्रह्मांड है। हम में से प्रत्येक जीवन अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन सभी कोशिकाओं में फिर अनंत अणु समाहित हैं, जिनमें तरह तरह के घटक हैं। अकेले हमारे मस्तिष्क में अरबों मस्तिष्क कोशिकाएं हैं। बावजूद इसके हम अक्सर अपने शरीर की अनंतता को महसूस ही नहीं कर पाते। हम अपने आप को हाथ, पैर, धड़, सिर और मांस और हड्डियों जैसे कई हिस्सों में बटा हुआ एक शरीर मानकर इसे एक साधारण रूप दे देते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे दिमाग के साथ भी होता है। जीवन के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए कोशिकाएं खुद को सरल बनाती हैं, तो एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन अवसाद यानी डिप्रेशन विचार और भावना के एक प्रकार की एक क्वांटम भौतिकी है। ये उसे सामने लाता है जो आमतौर पर छुपा हुआ होता है। यह आपको और आपको ज्ञात सभी बातों को उजागर करता है। ये मालूम होता है कि हम न केवल ब्रह्मांड से बने हैं, खगोल शास्त्री कार्ल सैगन के मुताबिक स्टार स्टफ से बने हुए हैं, लेकिन हम इसके जैसे ही विशाल और जटिल भी हैं। शायद विकासवादी मनोवैज्ञानिक सही ही कहते होंगे। हम इंसानों ने शायद बहुत अधिक विकास कर लिया है। ब्रह्मांड के बारे में पूरी तरह जागरूक बनने वाली पहली प्रजाति बनने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान होने की कीमत सिर्फ पूरे ब्रह्मांड के अंधेरे को महसूस करने की क्षमता हो सकती है। आशा जो पूरी नहीं हुई। मेरी मम्मी और डैड एयरपोर्ट पर थे। वो थके हुए, प्रसन्न और चिंतित भी दिख रहे थे। हम गले मिले, घर वापस लौट रहे थे। मैं बेहतर था। मैं अपने दानवों को भूमध्य सागर में छोड़ आया था। मैं अभी भी नींद की गोलियां और डायज़ेपाम ले रहा था, लेकिन मुझे उनकी जरूरत थी नहीं। मुझे घर चाहिए था। मैं बस मम्मी और डैड का साथ चाहता था। मैं बेहतर था। हाँ, मैं बेहतर था। मैं अभी भी थोड़ा चिड़चिड़ा तो था, लेकिन मैं बेहतर था। मैं बेहतर था। मम्मी ने कहा, हम बहुत चिंतित थे। इस बात को उन्होंने तरह तरह से कहा। मम्मी अपनी सीट से मुड़ी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, और उनकी मुस्कान थोड़ी फीकी थी। आंखें आंसुओं से चमक रही थी। मैंने माँ का बोझ महसूस किया, एक बेटे होने का बोझ जो अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा था, प्यार किए जाने का बोझ, निराशा का बोझ और एक ऐसी आशा का बोझ वो उस तरह से साकार नहीं हुआ जैसा कि उसे होना था। लेकिन मैं बेहतर था। थोड़ा सा खिंचा हुआ था, लेकिन इसे समझा जा सकता था। मैं वास्तव में बेहतर था। मैं 97 साल तक जीवित रह सकता था। मैं अब भी वकील या ब्रेन सर्जन या एक पर्वतारोही या एक थिएटर डायरेक्टर बन सकता था। ये शुरुआती दिन थे। खिड़की से बाहर रात नजर आ रही थी। नेवाक 24 नेवाक वो जगह थी जहाँ मैं पला बड़ा था और वहीं वापस जा रहा था। 40,000 की आबादी वाला एक व्यापारिक कस्बा। ये वो जगह थी जहाँ से मैं बचकर भागना चाहता था, लेकिन अब मैं वहीं वापस जा रहा था। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं थी। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मुझे अपने स्कूल के अच्छे और बुरे दिन याद आ गए, और याद आ गई आत्मसम्मान की निरंतर चलने वाली लड़ाई। 24 मैं 24 साल का था। यातायात के संकेत मानो भाग्य बयान कर रहे थे। नेवाक 24 हम जानते थे कि ऐसा होने वाला है। कुछ यदि गुम था तो वो था मेरा नाम। मैंने याद किया कि हमने किचन टेबल पर खाना खाया और मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं साबित कर रहा था कि मैं ठीक हूँ, उत्तेजित या उदास नहीं हूँ। मैं ठीक था। मैं उत्तेजित या उदास नहीं था। मुझे लगता है वो फिश पाई थी। मुझे लगता है कि उसे खास तौर पर मेरे लिए ही बनाया गया था। कंफर्ट फूड। इससे मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैं टेबल के पास बैठकर फिश पाई खा रहा था। 10:30 बज चुके थे। मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे टॉयलेट में गया और बत्ती जलाई। नीचे वाले बाथरूम का रंग गहरा गुलाबी था। मैंने पेशाब की, फ्लश किया, और मैं महसूस करने लगा कि मेरा मन बदल रहा है। बादल घुमड़ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक प्रकाश का स्थानांतरण हो रहा है। मैं ठीक था। मैं ठीक था, लेकिन ये केवल एक संदेह था। साफ पानी के गिलास में एक बूंद स्याही गिर जाती है और पूरा पानी बदल जाता है। तो जिस क्षण मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं था, उसी क्षण मैंने महसूस किया कि मैं वास्तव में बहुत बीमार था। बवंडर। संदेह घूंट की तरह होता है। वो एक के पीछे एक चलते रहते हैं, एक साथ रहते हैं। मैंने आईने में अपने आप को घूरा। मैं अपने चेहरे को तब तक घूरता रहा जब तक कि वो गायब नहीं हो गया। मैं वापस टेबल की ओर गया और बैठ गया, और मैं जो कुछ महसूस कर रहा था उसके बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहा।
अपने एहसास के बारे में बात करने का मतलब था कि मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ उसे बढ़ावा देना, सामान्य व्यवहार करना, थोड़ा और सामान्य महसूस करना होगा। मैंने सामान्य व्यवहार किया। ओह, घड़ी की ओर तो देखो, मम्मी ने नाटकीय अंदाज में कहा। मुझे स्कूल के लिए कल सुबह जल्दी उठना